अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, जो नाम्स का 2020 का पेपर है उसके केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करेंगे, उसकी सारी डिस्कशन करेंगे नाम्स 2020 के पेपर की, केमिस्ट्री पोर्शन की। फिज़िक्स पोर्शन की डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब हम केमिस्ट्री के पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इंग्लिश और बायोलॉजी की भी इंशाल्लाह करेंगे। अभी केमिस्ट्री की करते हैं। केमिस्ट्री के सारे MCQs डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला MCQs है वो है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट पूछा हुआ है। सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ऑलवेज का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है, ये फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती, इसलिए पहला गलत हो गया। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ पहली जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चार्ली में अगर देखें, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, चार्ली भी गलत हो गया हमारे पास। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द बॉन्ड विच इज बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, आयन्स की बात हो रही है। जब आयन्स में बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल सा MCQ है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयन्स में बनता है, तो यहाँ पे आयन्स का जिक्र है, ऑपोजिटली चार्ज आयन का जिक्र है, तो यहाँ पे चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्ड। इसमें केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अल्फा में देखें, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, अल्फा वाली हमारे पास करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करें तो ये अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चार्ली की बात करें, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल्स इज स्ट्रॉन्ग। तो जो एस का जो सिग्मा वाला बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो चार्ली विल आल्सो भी करेक्ट ऑप्शन। बट उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो डेल्टा विल बी इनकरेक्ट। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लार्ज एटम्स इज स्ट्रॉन्ग। जो लार्ज एटम्स होते हैं उनका बॉन्ड क्या होता है, उनका बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड होते हैं, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, वो बॉन्ड ईजीली ब्रेक हो जाते हैं। वो ब्रेक क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये कोई भी एक बड़ा एटम है, दूसरा ये, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो की रोल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस का। न्यूक्लियस इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, लेकिन सबसे लास्ट शेल पे उसकी अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो इनका बॉन्ड क्या होता है, जब दोनों न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन कम है, एक एटम साइज बड़े हैं, तो इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात की हुई है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। डेल्टा विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सोलेबल इन वाटर एक्सेप्ट। अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वाटर में सोलेबल होते हैं, लेकिन किसके सोलेबल नहीं होते। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप शो एक्सेप्शंस। पहला मेंबर जो होता है इसकी मोस्टली एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे बुक में लिथियम की सारी एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, बेरिलियम की सारी एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं। इसी तरह फर्स्ट मेंबर तकरीबन हर ग्रुप का, जैसे हाइड्रोजन है तो हर ग्रुप का ये एक्सेप्शंस शो करता है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सोलेबल है सारे, लेकिन कौन सा नहीं सोलेबल, तो लिथियम कार्बोनेट्स नहीं सोलेबल। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोलाइज विद वाटर टू फॉर्म। जो नाइट्राइड्स होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं क्या बनाने के लिए। अगर हम मैग्नीशियम के नाइट्राइड की बात करें Mg3N2, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या बनता है, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन NH3 का ऑप्शन है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये बुक में इक्वेशन दी हुई हैं, ये नाम इन इक्वेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको भी इन पे फोकस करना होगा। आपको ये सारे जैसे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम उसमें ऑक्साइड बना रहा होता है। तो ये सारे इक्वेशन में जहाँ जहाँ जो भी डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम इन फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में कैल्शियम का कलर कौन सा होता है। तो ये सारे आपको कलर्स पता होना चाहिए। ये फेडरल की बुक में बड़ी डिटेल से ये कलर लिखे हुए हैं। तो जो कैल्शियम का होता है ये ऑरेंज रेड होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट।
स्टेबल मेटल कार्बोनेट, पहली चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, जो अल्कली मेटल्स के फर्स्ट ग्रुप के मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन सेकंड ग्रुप के। इसी तरह अगर हम सेकंड ग्रुप के मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है डोन दी ग्रुप। बेरिलियम कार्बोनेट लेस स्टेबल, उसके बाद मैग्नीशियम उससे ज़्यादा, कैल्शियम, फिर इस तरह डोन दी ग्रुप क्या करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो सबसे एंड पे बेरियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो बेरियम कार्बोनेट क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा हमारे पास। सो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीज अप टू ग्रुप। जो बाइंडिंग एनर्जी है ये इस दफ़ा पीएमसी MD-CAT 2021 में ये MCQs आ चुका है, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था इसको कैसे याद रखना है। अगर आप एनर्जीज नहीं याद रख सकते, आपको मैंने बोला था एक ग्राफ के थ्रू याद करना है कि सबसे पहले ऐसे ग्राफ बनता है, उसके बाद ऐसे जाता है, फिर मैंगनीज पे अचानक ये ग्राफ ड्रॉप करता है, फिर दोबारा इंक्रीज होती है ये एनर्जी, फिर दोबारा डिक्रीज़ करती है और दोबारा सबसे कम जिंक की हो जाती है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ होती है ये 4B तक इंक्रीज़ होती है, उसके बाद 5B जो मैंगनीज है इसकी अचानक ड्रॉप हो जाती है, फिर 6B की दोबारा इंक्रीज़ हो जाती है, फिर 7B की, फिर जिंक पे आते आते ड्रॉप हो जाती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इंक्रीज़ करती है अप टू 4B। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो ये टाटोमेरिज्म होती है। टाटोमेरिज्म जैसे हमने इनोल और कीटोन में पढ़ी थी, कीटोन और इनोल में होती थी ना कि जो OH है वो उसका H ट्रांसफॉर्मेशन होकर कीटोन इनोल में कन्वर्ट हो जाता था, इनोल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता था। सिमिलरली हमने अमाइनो एसिड्स और ज्विटर आयन में ये पढ़ी थी, तो ये क्या है, टाटोमेरिज्म है। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हैज़ फॉलोइंग हैज़ कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें बताना है कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होते हैं। तो आइसो की बात हो रही है, तो आइसो की ये स्ट्रक्चर होती है, ये 1 2 ब्यूटेन है इसलिए 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे OH अटैच होगा। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। जिस ग्रुप से OH अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, ब्यूटानोन ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एंड H2SO फोर फॉर्म्स। तो कीटोन है, कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। यहाँ पे एक एसिटिक एसिड बनेगा, एक इधर से एसिटिक एसिड बनेगा, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे। तो यहाँ पे अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे, क्योंकि ये क्लीवेज करते हैं। जब इनको ऑक्सीडेशन करवाएं तो इनकी क्या हो जाती है, क्लीवेज हो जाती है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। सिंपल बुक में भी ये रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये भी बुक में दिया हुआ है, पंजाब की बुक में भी दिया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूस। नाइट्राइल्स के जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे HCN है या कोई भी नाइट्राइल है हमारे पास, इसकी क्या करें हम, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में जब भी हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, एसिटिक एनहाइड्राइड इज प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन की बात करें, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो क्या होता है, 2 एसिटिक एसिड है हमारे पास, ये ऐसे CH3 है, ये O है, ये H है। सिमिलरली ये दूसरा एसिटिक एसिड है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, ये इसका O है और ये इसका H है। तो इसकी जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है तो ये हम H2O इसमें रिमूव हो जाता है, यानी इसमें वाटर की रिमूवल होती है। तो जिस क्वेश्चन में वाटर की, जिसमें रिएक्शन में वाटर की रिमूवल होती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज रेज्ड इन रिकट्स। रिकट्स डिजीज़ है, ये पूरा इसमें फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। तो रिकट्स में जो अल्कलाइन फॉस्फेट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन। प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो इसकी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, तो किस तरफ शिफ्ट होगी, जिसमें डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, यानी
प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज़ का मतलब यही कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है। जिधर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ली शैटलियर प्रिंसिपल को हमने अप्लाई करके देख लेना, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ। जो एसिडिक बफर होता है इसमें वीक एसिड होता है, बेसिक बफर में वीक बेस होता है और एसिडिक एसिड बफर में वीक एसिड होता है और उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बीटा हमारे पास विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड बिटवीन। जो ह्यूमन ब्लड की पीएच है वो मेंटेन की जाती है 7.35 टू 7.45 के दरमियान, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। कुछ बुक्स में 7.4 लिखी हुई है, कुछ में 7.5 लिखी हुई है, लेकिन जो बेस्ट रेंज की जब हम बात करें तो उसमें 7.35 टू 7.45 लिखी हुई है। पंजाब की बुक में एक जगह आई थिंक 7.5 लिखी हुई है, बायोलॉजी की बुक में कुछ और लिखी होती है, केमिस्ट्री में और लिखी होती है, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो 7.35 टू 45 इज़ द बेस्ट आंसर। ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस विद करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में लाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में लाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर यहाँ पे लाइट होता तो फिर फोटोलाइसिस होना चाहिए था, अगर कैटालिस्ट होता तो कैटालाइसिस, हीट होता थर्मोलाइसिस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। इनमें से बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन कौन सी है? तो इसमें जो पहले में बात करें तो यहाँ पे सोडियम एक लॉस कर रहा है, लेकिन जो आयरन है 3 लॉस कर रहे हैं। अगर हम इनके जो दोनों साइड पे मेजर करने की कोशिश करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं है, इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जितने लॉस किए उतने गेन के हिसाब से इक्वालिटी इनमें होनी चाहिए। दूसरे में भी यही मसला है। अगर हम तीसरी क्वेश्चन में देखें तो 3 सोडियम है, 3 सोडियम एक लॉस कर रहा है तो इक्वल टू 3+ हो गया, उधर भी 3+ है, तो 3+ इक्वल टू 3+, तो दोनों साइड्स पे इक्वालिटी इस्टेब्लिश्ड है। तो इस हिसाब से चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चार्ली इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेडेड इज द। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, यानी रिडक्शन हो रही है, जो भी है उसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो ग्रेटर विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, बीटा वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 69 है, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल्स है। जो भी मेटल्स होती हैं इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ये पंजाब की बुक में जो ये आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वाला चैप्टर है उसके हिसाब से लास्ट पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है ये सारा कुछ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो नम्स का पेपर होते हैं ये पंजाब सिंध हर बुक से सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं आपने करना होता है, इसको आपने क्लियर करना होता है, अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। तो वो अच्छे मार्क्स आपको फेडरल पढ़ के ही मिल सकते हैं, बाकी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फेडरल से कोई 8-10 MCQs ऐसे उठाए होते हैं जो दूसरी बुक्स में नहीं होते, तो वही 8-10 MCQ सारा मेरिट डिसाइड कर रहे होते हैं। तो आपको फेडरल पढ़नी पड़ेगी अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप जस्ट ये बस पास होना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी बुक पे ही फोकस करें, अदरवाइज आपको फेडरल पढ़नी पड़ेगी। विच ऑफ फॉलोइंग हैलोजन मॉलिक्यूल्स है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड, ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड हमारे पास क्या है? क्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की होती है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद आयोडीन की होती है। ये बड़ा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बॉन्ड सबसे कम किसकी बॉन्ड एनर्जी है, तो बच्चों को ये ट्रेंड याद होता है, लेकिन बच्चे फ्लोरीन और आयोडीन में मिक्स कर देते हैं। बच्चे कह देते हैं फ्लोरीन की सबसे कम है, लेकिन सबसे कम किसकी है? आयोडीन की है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, मॉडरेट फ्लोरीन और ब्रोमीन की है। तो ये आप ट्रेंड याद रखें, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछिए तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? ये 10, 13, 25। ये तो मैं ऐसे वैल्यूज़ याद रखती हूँ, अपनी ज़बान में चीज़ें याद रखना आसान होता है, तो ये 10, 13, 25 ऐसे याद रख सकते हैं। ये 1 एटमॉस्फेरिक है। जब हाफ की बात करें तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 10 5 0 एंड 6, इसके बाद 2 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू।
तो ये पास्कल में वैल्यू है। अगर 1 ATM की बात करें तो 10 13 25 पास्कल, और अगर हाफ की बात करें 50622 पास्कल। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज़ की बात करें तो 73.16 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर इज स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, केमिस्ट्री की बुक में आगे जाके जब रिडॉक्स पोटेंशियल या वहाँ पे बात करते हैं तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी स्टैंडर्ड हो जाता है कुछ जगहों पे। तो 295 होता है शायद, इतना होता है, 98 तक होता है। तो ये दोनों थोड़ा बुक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 है द बफर सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय। बफर सोल्यूशन के लिए एक का कमज़ोर और दूसरे का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पहले हमें देखें बेस वीक है लेकिन उसका साल्ट क्या स्ट्रॉन्ग है, यानी HCl से बना है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो साल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला तो बफर है। दूसरा बेस एसिड वीक है लेकिन उसका जो साल्ट है वो क्या NaOH से बना है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी बफर बनेगा। तीसरा सिमिलरली वो भी NaOH से बना है तो ये भी बफर है। लेकिन डेल्टा में देखें ये एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका साल्ट भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये बफर नहीं बनेगा। बफर के लिए एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। इन द रिएक्शन द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हुई है तो रिएक्शन ने क्या करना है, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। तो ये किधर मूव करेगा, टूवर्ड लेफ्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है तो अब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो ख़राब हो गया। इक्विलिब्रियम तब ही दोबारा बैलेंस होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को दोबारा इंक्रीज़ करेंगे। तो जब दोबारा इंक्रीज़ करने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा टूवर्ड लेफ्ट। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती, कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती, इट बिकम कांस्टेंट। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होती है, जीरो नहीं होती। सो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ। क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करते हैं, दोनों साइड्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। फॉरवर्ड की भी डिक्रीज करते हैं और रिवर्स की भी डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास। द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट ज़्यादा है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर रिएक्टेंट कम है, स्लोली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। तो डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। सो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 0.5 मोलर सोल्यूशन NaOH कंटेन। तो 0. पहली चीज़ इसमें देखें मोलर सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कौन सा सोल्यूशन होता है। मोलर सोल्यूशन की बात हो रही है तो 0.5 मोलर सोल्यूशन है। तो 0.5 मोलर का मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। यानी मोलर का क्या मतलब है, 0.5 मोल्स हैं इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.5 मोल्स हैं। तो इस मोल्स से अगर हम मैस फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। इसकी मोलर मैस 40 होती है तो मल्टीप्लाइड बाय 40, 4 5 बार 20 होता है, ये इक्वल टू 200 हो गए। पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 रह जाएगा। 20 ग्राम आंसर आ जाएगा। मैस इसकी 20 ग्राम है 1 डेसीमीटर क्यूब में। तो 20 ग्राम NaOH इन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है द एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू nRT इज रिप्रेजेंट। तो ये जनरल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। 74 क्वेश्चन नंबर है। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है। एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, V है। तो उन्होंने पूछा वॉल्यूम डबल कब होगा, वॉल्यूम V2 जब 2V हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा 546 केल्विन। तो यहाँ पे 546 केल्विन विल बी बेस्ट ऑप्शन। अल्फा में 546 डिग्री दिया हुआ है, 546 केल्विन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम 546 केल्विन को अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करें इक्वल टू 273 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। 546 केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री, तो हमारे पास 546 केल्विन या 273 डिग्री विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विच कट द टेम्परेचर एक्सिस एट। तो ये बुक में ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें टेम्परेचर एक्सिस को -273 डिग्री पे कट कर रहा है, -273 पे, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर अफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो आपको अफ्यूजन और डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम डिफ्यूजन और अफ्यूजन के डिफरेंस की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी हो रहा होता है, लिक्विड्स में भी हो रहा होता है, गैसेस में भी हो रहा होता है, लेकिन अफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होता है। सिमिलरली जो डिफ्यूजन होती है ये ड्यू टू कोलिजन्स होती है, लेकिन अफ्यूजन्स में कोलिजन नहीं होती। जो डिफ्यूजन है ये लेस एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन अफ्यूजन क्या है, मोर एफिशिएंट प्रोसेस है। ये तीन इसके मेजर डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम इसके ऑप्शंस पढ़ें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू स्मॉल ओपनिंग, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन उन्होंने लिखा है नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है। दूसरे में देखें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी ट्रू है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू एस्केपिंग टेंडेंसी, ये भी ट्रू है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कोलिजन, ये ट्रू नहीं है। कोलिजन होती है डिफ्यूजन में, अफ्यूजन में कोलिजन नहीं होती, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, विच अपॉन फैक्टर वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होगी, तो इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, सॉलिड वाटर इज एक्सपेंडेड। तो ये वॉल्यूम का इंक्रीज़ की बात है, ये बच्चों को भी पता होता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा होता है, जो आइस और वाटर में कन्वर्जन हो रही होती है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, तो ये हीट होती है जो कन्वर्ट करती है 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करती है और इसके बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करती है, वेपर्स को कन्वर्ट करती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड तो लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होती, वेपोराइजेशन हीट वेपर्स में कन्वर्जन के लिए होती है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आ गया, इसमें भी कुछ सवाल मिसिंग है, शायद नहीं मिसिंग नहीं है, थोड़ा पेज ऊपर नीचे, यहाँ पे 80 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, आ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस एग्जिस्ट। जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर का आपको पता होगा कि ये क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है दो क्रिस्टलाइन स्टेट्स के दरमियान, यानी जिसमें मटेरियल एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होता है, तो ये चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 81 है, सम सब्सटेंस लैक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इसमें डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, तो ये एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू। मेटल्स की कंडक्टिविटी किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सिंपल अगर सॉल्यूशंस में बात करें तो आयंस की वजह से, मेटल्स में बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, आइस फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू। आइस पानी पे फ्लोट क्यों करती है, तो आइस पानी पे फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। आइस की डेंसिटी क्यों कम है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम है, आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, 9% ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है। वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है, ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस। एम्प्टी स्पेसिस की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसलिए डेंसिटी कम होती है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती है, तो इसलिए आइस फ्लोट करती है ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस इन इट्स स्ट्रक्चर। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 84, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन रिवर्सिबल रिएक्शन विच पैरामीटर विल नॉट अफेक्ट एट ऑल। किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इधर 2 हैं, इधर 2 हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस कंडीशन में भी। इस कंडीशन में कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, जिसमें प्रेशर विल बी बेस्ट ऑप्शन। अगर हमने वहाँ पे टिक करना हो तो प्रेशर इस हिसाब से करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। तो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं टू डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, जल्दी अटेन कर दी जाती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, मैनी एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज दिस इज ड्यू टू। ये भी बुक की लाइन है, पंजाब की बुक में भी लिखी हुई है कि ये फ्रैक्शनल में क्यों होती है, क्योंकि इनके एटॉमिक मैस क्या होती है, एवरेज होती है आइसोटोप्स की प्रपोर्शन ऑफ अबंडेंस से, कि उनकी आइसोटोप की मैस इंटू मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन। तो इस हिसाब से इनकी फ्रैक्शन में आती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी मैस कितनी होती है, 32 ग्राम होती है। लेकिन अगर हम 1 मालिक्यूल की बात करें तो 32 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 होती है 1 मालिक्यूल की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमारे पास अगर 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, 32 ग्राम। 1 मोल में यहाँ पे काउंट कर लेना, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना, तो 32 ग्राम होगी। तो 8 ग्राम कब होगी, जब 32 डिवाइडेड बाय 4 होगा। 32 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 ग्राम कब होगी, तो फिर मोल को भी डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इक्वल टू 0.25 मोल्स रह जाएगा। तो यहाँ पे इस रेशो के दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इसमें क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। 2 एटम्स की अगर हम मैस फाइंड करें तो इक्वल टू 32 आती है। ये हम जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये 1 मोल होता है। 1 मोल के लिए कितनी है, 32 है। 32 का हमने फाइंड करनी है 8 ग्राम कब होगी। तो 32 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 8 आता है। जब हम रेशो लेते हैं तो जो एक साइड पे करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करते हैं। तो 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25 के बराबर हो जाएगा। तो 0.25 मोल्स में 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे 0.25 विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद सेम एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द बोथ कंपाउंड्स। पहले में H2O और H2O2 दोनों का डिफरेंट है, दूसरे में भी डिफरेंट है, तीसरे में बिल्कुल डिफरेंट है, चौथे में सेम है। चौथे में C6H12 और 6 का है CH2O। तो नेक्स्ट का भी यही है CnH2O। तो दोनों का सेम फार्मूला है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन पार्टिकल। 1 मोल में पहले भी हम बात कर चुके हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं 1 मोल की जब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे। सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0.25 इसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम कट करें तो 4 1 4 और यहाँ पे 1.505 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻23। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, द चार्ज ऑन 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है। तो सिंपल ये आप याद भी रख सकते हैं कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होता है। इसको आप फार्मूला से फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली चार्ज, मैस, AMU, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स है सेम मैस पर किलोग्राम। तो यहाँ पे सेम मैस पर किलोग्राम की बात हो रही है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नियरली सेम होती है, ओवरऑल सेम नहीं होती, लेकिन तकरीबन इन दोनों का ये बेस्ट ऑप्शन यही है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लाइटेस्ट पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम। तो लाइटेस्ट किससे बनेगी, हाइड्रोजन से बनेगी, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है। तो लाइटेस्ट किससे, हाइड्रोजन गैस से बनेगी। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो क्वांटम रेडिएशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या होती है, E इक्वल टू HF के बराबर होती है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है, फ्रीक्वेंसी से होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक्सरेज आर डिफाइंड एज। तो एक्सरेज को क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्सरेज आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी। एक्सरेज की एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 97 है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट
देन 4p। तो हम 3D सीरीज़ में भी देख लेते हैं कि पहले 3D फिल होता है फिर 4s फिल होता है। तो 3D पहले फिल होता है 4s बाद में। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। 97 का चार्ली विल बी 4p की बात हो रही है, सॉरी। तो 4s होगा पहले, फिर 3D होगा, फिर 4p होगा। तो 3D पहले होगा, 4p बाद में होगा। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है, मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जा सकते हैं। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, ये मैथ भी आपको याद होनी चाहिए। AMU में इलेक्ट्रॉन की मैथ क्या होती है 5.485 × 10⁻⁴। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो यही लास्ट कह देते। टोटल 100 थे वैसे इसके। तो ये थी केमिस्ट्री के पोर्शन के नाम्स 2020 के पेपर की डिस्कशन। जो MCQs ना समझ आए वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।